Hello everyone. This is a lecture number 8 of some basic concepts of chemistry, also known as mole concept. और इस लेक्चर में हम कई नई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। थोड़ा लेट हो गया है लेक्चर, क्योंकि प्री प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे एक लेक्चर होता है आपके लिए वो 1 घंटे का, बट उसको प्रोड्यूस करने के लिए, सब तैयार करने के लिए, लिखने के लिए कई बार 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे भी लग जाते हैं। और मैं मतलब कंटेंट का अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ, अच्छा देने की कोशिश करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार टेस्ट पेपर बनाने होते हैं, डाउट्स सारे होते हैं लोगों के, तो कई बार जो है वो पेस एकदम से ब्रेक हो जाती है, तो इसलिए कई बार लेक्चर टाइम पे नहीं आ पाता है। कई बार क्या, इनफैक्ट मोस्टली नहीं आ पाता है, बट कोशिश करेंगे कि कम से कम डिले हो आगे। तो आइए डिस्कशन की हम यहाँ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पिछली क्लास में हमने थियोरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड पढ़ा था, और वहीं से एक कंसेप्ट निकल कर आया था परसेंटेज यील्ड का। तो हम सबसे पहले उसे डिस्कस करेंगे, व्हाट डू मीन बाय परसेंटेज यील्ड, क्या होता है परसेंटेज यील्ड। क्योंकि कई बच्चों ने कहा कि सर ये यील्ड वाली चीज़ समझ में नहीं आई हमको। देखिए बहुत आसान है, और हम इलस्ट्रेशन से इसको समझेंगे कि परसेंटेज यील्ड से क्या मतलब है कि हमको एक्चुअल में कितनी उपज हुई डिवाइडेड बाय कि थ्योरेटिकली कितनी उपज होनी चाहिए थी। यानी आप ऐसे सोचिए, मिलने चाहिए थे एक्चुअल में जितना हमने माल डाला था उसके हिसाब से मिलने चाहिए थे 5 मोल, बट मगर भाई मिल रहे हैं सिर्फ 2 मोल। तो हम भी बोलेंगे यार ये तो कम मिले मोल, हमें तो ज़्यादा मिलने चाहिए थे। तो हाँ भाई कम मिले, यानी एफिशिएंसी आपकी उतनी नहीं है। यील्ड को आप एफिशिएंसी से भी कोरिलेट कर सकते हैं। तो अब 2/5 जब आप इसको अगर आप परसेंटेज में निकालेंगे इंटू 100, तो फिर कितना आ जाएगा 40%। ये 40% ही कहलाएगी कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है, आपकी यील्ड कितनी है। ठीक, आइए इस पे क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क का, उसको हम करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या था, आइए पहले हम अपना सवाल देखें फिर उसको करेंगे। क्वेश्चन ये था कि भाई MnO2 4HCl के साथ में रिएक्ट कर रहा है, MnCl2 2H2 और Cl2, दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। फिर क्या गिवन है कि 2 मोल MnO2 लिया हमने, 4 मोल HCl लिया हमने, और वो 11.2 लीटर्स ऑफ Cl2 NTP पर पैदा कर रहा है। तो बताइए कि इस रिएक्शन में जो Cl2 की जो उपज है वो थ्योरेटिकली जितनी है उसके करस्पॉन्डिंग कितनी है, यानी परसेंटेज यील्ड कितनी है। तो आइए इस सवाल को ज़रा करने की हम कोशिश करते हैं। ये देखिए, MnO2 4HCl MnCl2 2H2 Cl2, दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ये हमारे सामने एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी हुई है। अब गिवन क्या है, गिवन क्या है, 2 मोल MnO2 है और 4 मोल HCl है। तो देखिए आप बैलेंस्ड इक्वेशन से देखिए, घबराइए नहीं। ये देखिए, अगर 1 मोल MnO2 होता तो उसी को रिएक्ट करने के लिए कितने चाहिए थे, 4 मोल HCl। 1 मोल को ही 4 मोल चाहिए थे। तो भैया ले लो तुम 2 मोल, मगर अगर जब तक तुम HCl 4 मोल लोगे तो वो 2 मोल रिएक्ट कर ही नहीं पाएंगे। भाई छोले भटूरे वाला एग्जाम्पल, कि भाई एक प्लेट छोले के साथ में मैं 4 भटूरे अगर खाता हूँ, ये फिक्स करके रखा हुआ है, हाइपोथेटिकल समझा रहा हूँ। उस दिन तो कुछ और बोला था कि एक प्लेट छोले के साथ हम 4 भटूरे खाते हैं। तो अब अगर 2 प्लेट छोले दे देंगे, और ये हमने फिक्स किया हुआ है 1 प्लेट छोले 4 प्लेट भटूरे, तो अब जब अगर आप 2 प्लेट छोले दे दें मगर भटूरे अगर 4 ही दें, तो हमारा वो कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होगा, छोले 1 प्लेट बचे रह जाएंगे। तो यहाँ पर वही समझिए कि 2 मोल MnO2 ले लिया, बट उससे फ़ायदा क्या है, उससे फ़ायदा क्या है, एक ही मोल रिएक्ट करेगा और 1 मोल बचा रह जाएगा। आप कहें ये क्या बात हुई यार, 1 मोल क्यों करेगा रिएक्ट, यार इसलिए करेगा क्योंकि HCl तो केवल 4 ही मोल लिया है ना, तो 4 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट कर देगा, 1 मोल MnO2 रिमेनिंग रह जाएगा। HCl कुछ नहीं बचेगा क्योंकि वो 4 मोल 1 मोल से रिएक्ट कर लेगा। ठीक, MnCl2 1 मोल बनाएगा, H2O 2 मोल बनाएगा, और Cl2 1 मोल बनाएगा। तो यदि 1 मोल Cl2 बनता तो उसकी वॉल्यूम कितनी होती, 22.4 लीटर। 22.4 लीटर अगर 1 मोल बनता तो उसकी वॉल्यूम होती 22.4 लीटर। बट
एक्चुअल वॉल्यूम जो सवाल में गिवन है वो 11.2 लीटर है एनटीपी पे। इसका तो यही मतलब है कि 1 मोल बना ही नहीं, मीन्स 0.5 मोल्स बना होगा, तभी उसको 11.2 लीटर के डिब्बे में रखा है, ताकि उसकी भी जो है वो एनटीपी कंडीशंस क्रिएट हो, वही प्रेशर एनटीपी वाला। तो 11.2 लीटर बना एनटीपी पे, मीन्स 0.5 मोल्स जो है वो सिर्फ रहे होंगे Cl2 के, सिर्फ 0.5 मोल्स रहे होंगे Cl2 के। तो यार बनने चाहिए थे 1 मोल, मगर बन रहे हैं 0.5 मोल्स। तो अब यहाँ से यील्ड का फार्मूला आ रहा है, कि एक्चुअल में कितने मिले और थ्योरेटिकली कितने मिलने चाहिए थे। तो थ्योरेटिकली तो हम उम्मीद कर रहे थे कि जितना माल हमने डाला था लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगाने के बाद भी 1 मोल मिलने चाहिए थे, बट मिल कितने रहे, सिर्फ 0.5 मोल। तो परसेंटेज यील्ड कितनी हो गई हमारी, 50%। अगर वॉल्यूम के टर्म में सोच लिए, एक्चुअल यील्ड 11.2 लीटर, थ्योरेटिकल 22.4 लीटर, तो फिर यील्ड कितनी हो गई, 50%। 50%, ठीक। तो ये 50% यील्ड हो गई हमारी। तो ये परसेंटेज यील्ड यानी मिलने चाहिए थे 1 मोल बट मिल रहे हैं आधे मोल, तो आंसर इज 50%। तो सवाल का आंसर क्या हो गया, बी, 50%। 50%, ठीक। आइए और लिमिटिंग रिएजेंट का एक और जो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिए हुए थे उनको एक एक करके बारी बारी करते हैं। ये सवाल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके NH3 बना रहा है, 50 ग्राम N2 है, 10 ग्राम H2 है और वो NH3 प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें पूछी हैं, लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करो, अमोनिया कितनी बनी है आइडेंटिफाई करो, जो एक्सेस रिएजेंट बचा रह गया अगर कोई तो उसे आइडेंटिफाई करो। आइए देखते हैं, इसमें भी कई लोगों को प्रॉब्लम हुई है, कई लोगों ने सही सोल्यूशन भेजा है, कई लोगों ने नहीं भेजा है। ये देखिए N2 3H2 NH3, मैं मॉलिक्यूलर लेवल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मॉलिक्यूलर लेवल से एक मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट कर रहा है और हमको 2 मॉलिक्यूल दे रहा है NH3 के, ये इक्वेशन बता रही है मुझको, इसमें तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं मान ली 15 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो भाई यहाँ 15 मॉलिक्यूल अगर ले लिए, तो भाई एक जब 3 के साथ कर रहा था तो 15 किसके साथ करेंगे, 45 के साथ। तो अगर आपने 50 ले लिए तो ये थोड़ी आप करेंगे कि 15 प्लस जो है वो 15 50 के साथ रिएक्ट कर लेंगे, नहीं। जब एक 3 के साथ कर रहा है, और इसीलिए मुझे बैलेंस्ड इक्वेशन ये जानकारी दे रही है, और इसीलिए कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन था कि क्यों लिमिटिंग रिएजेंट में इक्वेशन बैलेंस क्यों होनी चाहिए। यार बैलेंस इसलिए होनी चाहिए क्योंकि तभी तो आपको पता चल रहा है कि एक मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसी बात को तो आप आगे बढ़ा पाएंगे, उसी को बैलेंस बोलते हैं, उसी को इक्वेशन बैलेंस करना और बोलते हैं। तो 15 मॉलिक्यूल भी 45 के साथ रिएक्ट करेंगे, तो अब आप देखिए कि 15 45 के साथ में रिएक्ट करेंगे तो 15 तो पूरे ख़त्म हो जाएंगे, 50 में से 45 ख़त्म हो जाएंगे, तो 5 मॉलिक्यूल्स विल रिमेनिंग। और जब एक मॉलिक्यूल 3 के साथ रिएक्ट करके 2 बनाते थे, तो 15 मॉलिक्यूल 45 के साथ में रिएक्ट करके 15 के 2 दुगना 30 मॉलिक्यूल ये बनाएंगे। तो ये हमारा यही, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं अगर लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट जो हम बोल लेते। तो ये देखिए एक मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो एक डजन 3 डजन के साथ रिएक्ट करके 2 डजन बनाएंगे, डजन वाला अप्रोच हो गई। तो फिर अब 1 मोल Na से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे यहाँ 12 से मल्टीप्लाई किया था, या 12 से मल्टीप्लाई किया था तो डजन कह रहे थे। 1 मोल की अगर हम बात करें इसी रिएक्शन के लिए, 1 मोल, ये देखिए ये जो हमारी इक्वेशन है, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, आई होप नज़र आना चाहिए था। 1 मोल 3 मोल के साथ में रिएक्ट करके 2 मोल बनाएंगे, 1 मोल 3 मोल के साथ में रिएक्ट करके 2 मोल बनाएंगे। तो ये भी हमारी इक्वेशन अगर आ रही है। अब 1 मोल का आप मास बताइए कितना है, 28 ग्राम। 3 मोल H2 का मास बताइए कितना है, 6 ग्राम। 2 मोल NH3 का मास बताइए कितना है, 34 ग्राम्स। तो ये आ रहा है। अब ये ऐड तो भले ही हो रहे हैं मगर ज़्यादा खुश नहीं होना है। अब देखिए मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ। ओरिजिनल हमारी इक्वेशन थी, ओरिजिनल इक्वेशन सब लोग देखेंगे क्योंकि वो हो सकता है स्क्रीन पे नज़र नहीं आए। दिस इज़ दी ओरिजिनल इक्वेशन, ये ओरिजिनल इक्वेशन है। खैर ठीक है, मैं इसको जो है वो क्या कहते हैं कि अपने साथ में लेके नीचे आ जा रहा हूँ, ठीक। यहाँ इधर साइड में लिख ले रहा हूँ इस इक्वेशन को ताकि आप लोग देखते रहेंगे और हम अपना कोई बात नहीं।
इक्वेशन नहीं आई। चलिए डजेंट मैटर, यहाँ पर हम इसको लिख ले रहे हैं, घबराना नहीं है। ये हमने इक्वेशन को लिख लिया है। अब देखिए 28 ग्राम 6 ग्राम के साथ में रिएक्ट करके 34 ग्राम बना रहा है, फाइन। तो मैं 28 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, डिवाइड कर दे रहा हूँ, सॉरी 28 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो 28 से डिवाइड कर दे रहा हूँ तो क्या होगा, 1 ग्राम रिएक्ट करेगा 6/28 ग्राम के साथ में और इधर बनाएगा 34/28 ग्राम। अब अगर 50 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो 50 ग्राम, इधर तो 50 से मल्टीप्लाई किया तो 50 हो गया, 6/28 इंटू 50, ये कितना हो गया 10.71 ग्राम। मगर इतना तो हाइड्रोजन है ही नहीं। सवाल को ध्यान से पढ़ना है, हाइड्रोजन तो मेरे पास में केवल कितना है, हाइड्रोजन तो जो हमको दिया गया था हाइड्रोजन तो सिर्फ कितना है 10 ग्राम्स है, तो 10.7 ग्राम्स तो है ही नहीं। तो 50 ग्राम तो तब रिएक्ट करता ना जब 10.71 ग्राम होता, 10.7 ग्राम तो है ही नहीं, केवल कितना है 10 ग्राम्स। तो यानी वो कहेगा हम 50 भी नहीं करेंगे रिएक्ट, क्योंकि 50 तो हम तब कर पाते जब तुम्हारे 10.7 ग्राम होते, तुम्हारे तो उससे कम है, तो हम भी अपना कुछ बचा के रखेंगे। 50 कहेगा हम तो बचे रह जाएंगे, तुम अपना 10 ग्राम पूरा कर लोगे और उसके लिए 50 ग्राम से भी कम की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो 10 ग्राम H2 तो खर्च हो जाएगा और ये 50 ग्राम से कम खर्च हो गया, थोड़ा बचा रह जाएगा, तो N2 बचा रह जाएगा। जो बचा रह जाता है वो क्या कहलाता है, एक्सेस रिएजेंट। जो खर्च हो जाता है वो क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ से हम नहीं पता लगा पाए, बट 10.71 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट अवेलेबल। तो जो लिमिटिंग होता है हमें उसके टर्म में काम करना होता है, तो मैं दोबारा से करूंगा। लाइक दिस वाज अ डेड एंड सोल्यूशन, मैं पता नहीं लगा पाया कि वो कितना बचा रह गया। तो कैसे पता लगाऊंगा, ये देखिए 28 ग्राम 6 ग्राम के साथ रिएक्ट करके 34 ग्राम बना रहा है, 6 से डिवाइड करूंगा, 28/6 ग्राम 1 ग्राम के साथ में रिएक्ट करके 34/6 ग्राम बनाएगा। यूनिटरी मेथड, घबराना नहीं है, ठीक। फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि यार 10 ग्राम लेकर आना था, तो 28/6 इंटू 10 ग्राम्स 10 ग्राम के साथ में रिएक्ट करके 34/6 इंटू 10 ग्राम्स बनाएगा। अब ये कैलकुलेशन करेंगे तो यानी 46.6 ग्राम रिएक्ट करेगा 10 ग्राम से, और फिर इसको जब आप 56.6 बनाएगा, वो इन दोनों को जोड़ के आ भी रहा है, 46.6 प्लस 10 56.6। तो अब हमको चीज़ें क्लियर हुई कि हाइड्रोजन 10 ग्राम पूरा खर्च हो गया। तो क्योंकि वो पूरा खर्च हो गया तो हाइड्रोजन ही क्या है यहाँ, लिमिटिंग रिएजेंट। नाइट्रोजन 50 ग्राम ली हुई थी जिनमें से सिर्फ 46.6 ग्राम खर्च हुई, तो थोड़ी सी नाइट्रोजन बची रह गई, और क्योंकि वो थोड़ी सी बची रह गई तो वो क्या है, एक्सेस रिएजेंट, 3.4 ग्राम बची रह गई। और NH3 कितनी बनी, 56.6 ग्राम्स। तो ये जो मेथडोलॉजी है, बहुत सारे लोगों को शुरुआती फेज़ में प्रॉब्लम होती है। मैंने भी जब पहली बार पढ़ी थी तो मुझको बहुत टफ लगा था कि अरे यार ये क्या है, दिमाग घूम गया था। बट धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कंसेप्ट फिर हमारे पक्के होते जाएंगे। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके कंसेप्ट क्लियर होंगे, प्रैक्टिस करना होगा धीरे धीरे, तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। 4 ग्राम I2 और 4 ग्राम मैग्नीशियम को रिएक्ट करने दिया, तो पूछा गया है लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ कौन है। ये देखिए फिर से अप्रोच अपलाएंगे कि ये दिस इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन रिटन इन फ्रंट ऑफ अस। तो ये बता रही है 1 मोल मैग्नीशियम यानी 24 ग्राम रिएक्ट कर रही है 1 मोल I2 यानी 254 ग्राम। आयोडीन का दिया हुआ था ना 127, तो I2 का कितना हो जाएगा 254। 1 मोल MgI2 बनाती है 278। तो अब अगर मैं 24 से डिवाइड कर दूं 1 ग्राम के लिए तो इतने ग्राम चाहिए और वो इतने ग्राम बनाएगी, तो 4 ग्राम के लिए इतने ग्राम चाहिए तब वो कुछ बनाएगी। बट उतना 4 ग्राम अगर मैग्नीशियम लें तो इतना तो मेरे पास आयोडीन है ही नहीं, तो मैग्नीशियम पूरा ख़त्म भी हो जाएगा तो भी इनफैक्ट रिवर्स बात है, इतना तो आयोडीन है ही नहीं, तो ये तो यहीं पर हम स्टॉप कर देंगे। हमको पता लग गया कि उतना आयोडीन है ही नहीं कि जो 4 ग्राम मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट करे, यानी कि रिवर्स चीज़ चलेगी कि आयोडीन जो 4 ग्राम है वो बहुत कम मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट करेगा। आइए देखते हैं। 24 ग्राम मैग्नीशियम 254 ग्राम आयोडीन 278 ग्राम MgI2 बनाएगा। 254 से डिवाइड कर देते हैं, 24/258 ये ग्राम जो है वो मैग्नीशियम 1 ग्राम के साथ में रिएक्ट करेगा और इतने ग्राम MgI2 बनाएगा। अब 24/254 इंटू 4,
इतने ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा 4 ग्राम आयोडीन के साथ में और इतने ग्राम बनाएगा वो MgI2। अब जब आप ये निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.38 ग्राम्स। पूरा खर्च हो जाएगा I2 और वो इतने ग्राम्स ये बनाएगा। इन दोनों को जोड़ के आ भी इतना रहा, यानी पता ये चला कि आयोडीन तो पूरा खर्च हो गया, मैग्नीशियम मगर सिर्फ कितना खर्च हुआ, 0.38 ग्राम्स। तो आयोडीन क्योंकि पूरा खर्च हो गया, मैग्नीशियम तो बचा रह गया। भाई आपने सोची 4 ग्राम लिया था, उसमें सिर्फ इतना सही रिएक्ट कर रहा, बाकी बचा हुआ है। तो I2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, मैग्नीशियम इज द एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। ठीक, एक और क्वेश्चन दिया था, ये देखिए, ये हमारे पास में इक्वेशन है। ठीक, हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड PbCl2 विल बी फॉर्म बाय रिएक्शन बिटवीन 6.5 grams PbO and 3.2 grams of HCl। like there is a balanced equation written in front of us, क्योंकि हमको याद रखना चाहिए कि जो लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट है वो हम बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जब हमने लिख दिया, अब देखिए हमने GMM निकाले, PbO का 223 ग्राम्स है, तो अब देखिए मोल्स 6.5 ग्राम तो दे रखा है, उसके मोल्स कितने लिए हुए, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास 0.029 मोल, और HCl के मोल्स कितने लिए हुए हैं, 0.088 मोल। तो साफ साफ दिख रहा है कि HCl के मोल्स तो बहुत ज़्यादा है। अगर PbO के जितने मोल्स हैं HCl के उसके दुगने मोल भी चाहिए, तो 0.029 का दुगना भी कितना होगा बताइए, 0.029 मोल्स PbO है, HCl के उसके दुगने भी मोल चाहिए, तो दुगना भी कितना होगा, 2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर लूँगा तो भी कितना आएगा, 0.058। तो जो HCl लिया हुआ ये तो उससे भी ज़्यादा है, 0.058 से भी ज़्यादा है। तो इसके तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि HCl बचा रह जाएगा, HCl वुड बी रिमेनिंग, और जो रिमेनिंग है वही एक्सेस रिएजेंट होगा, और PbO लिमिटिंग रिएजेंट है, वही डिसाइड करेगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो 1 मोल PbO 1 मोल PbCl2 बनाता था, तो 0.029 मोल PbO 0.029 मोल PbCl2 बनाएगा। अब 0.029 मोल्स हमारा आंसर हो जाएगा, मोल्स के टर्म में पूछा था। ठीक, बहुत से लोग जो है वो ये भी ज़रा डाउट रेस कर रहे थे कि सर ये स्टोइक्योमेट्री क्या होता है, कैसे क्या होता है, ये कोई ब्रांच ऑफ साइंस है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ज़बरदस्ती हुआ नहीं बनाइए, भाई मोल कंसेप्ट के सवाल के करने की टर्मिनोलॉजी को स्टोइक्योमेट्री बोलते हैं। ठीक, इन द केमिकल प्रोसेस कैरीड आउट इन लेबोरेटरीज द बेसिक क्वेश्चन इज अबाउट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। कितने रिएक्टेंट ने कितना प्रोडक्ट बताया, भाई काम की मुद्दे की बात करो। जैसे कोई मान लिया अपनी दुकान चला रहा है, हलवाई है, तो वो ये कहेगा मैं इतना चीनी लाऊंगा, इतना घी लाऊंगा, इतना मैदा लाऊंगा, इतना ये लाऊंगा, उतना वो लाऊंगा, बताओ मेरे कितने गुलाब जामुन बनेंगे ताकि मैं उसको बेच सकूं। तो आप भी वैसे ही लैब में काम करेंगे कि मैं ये वाला रिएजेंट इतना डालूंगा, उतना डालूंगा और ये इतना डालूंगा, तो बताओ मेरा ये प्रोडक्ट कितने ग्राम बनेगा। तो वही चीज़ है, देखिए उसको इतना डरना घबराना नहीं है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप अमंग द रिएक्टिंग मटेरियल्स and the products formed are known as stoichiometry. Stoichiometry comes from Greek word element measurement। चलिए वो तो एक ऐसी सी चीज़ है, जनरल बात है। All the steps necessary to do calculation of this sort are grouped under the heading stoichiometry and are based on use of balanced chemical equation for the reaction. The chemical equation gives relative amount of molecules of each type that participate in the reaction. Relative मतलब उसके अगर 2 किए तो उसके कितने करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग ये रिलेटिव हो जाता है। अब जैसे नॉर्मल सी बात है, ये इक्वेशन लिखे हम 2H2 प्लस O2 गिविंग मी 2 टाइम्स H2, ये इक्वेशन लिखी है हमने। दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये क्या कह रही है, कोफिशिएंट 2 फॉर H2, ठीक, एंड H2O आर कॉल्ड स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जो जैसे यहाँ पर आ रहे हैं, H2 में 2 लगा हुआ है, H2 में 2 लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाते हैं, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। इन दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कितने मॉलिक्यूल्स या फिर मोल्स ने रिएक्ट किया। जैसे हम इसको इक्वेशन को देख के यही बोलेंगे ना, 2 मॉलिक्यूल H2 के, 1 मॉलिक्यूल O2 का, 2 मॉलिक्यूल H2O दे रहे हैं, या फिर 2 डजन H2, 1 डजन O2, 2 डजन H2O, या फिर 2 मोल्स H2, 1 मोल O2, या और 2 मोल्स H2, ये दे रहे हैं। तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, 2 moles of H2 react with 1 mole of O2
to give me 2 moles of H2O. ये या फिर 2 molecules of H2 react with 1 molecule of O2 to form 2 molecules of H2O. अब 2 molecules या 2 moles H2 का मतलब क्या? 4 ग्राम। 1 मोल O2 का मतलब क्या? 32 ग्राम। 2 मोल H2O का मतलब क्या? 36 ग्राम। अगर एनटीपी में मेजर करें तो 1 मोल की वॉल्यूम 22.4 लीटर होती है, तो 2 मोल को कितने बड़े डिब्बे में रखना पड़ेगा? 2 इंटू 22.4 लीटर। 1 मोल O2 को कितने बड़े डिब्बे में रखना पड़ेगा? 22.4 लीटर। ठीक। और ये फिर यहाँ इन्होंने अगर गैस फेज में हो तो, वैसे तो लिक्विड बनता है, बट अगर गैस फेज में हो तो 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ H2O गैस देगा। तो यही स्टोकियोमेट्री में करना रहता है। देखिए 3 मेन टाइप के काम रहते हैं कि आपको मोल्स निकालने रहेंगे, या तो निकालने के तरीके, उसके उतने मोल बने तो दूसरे वाले के कितने मोल्स बनेंगे ये पता लगाना रहेगा। ठीक। अब अगर मोल्स पता चल गए तो डिजायर्ड सब्सटेंस की यूनिट यानी मोल्स में बताओ, मास में बताओ, ग्राम में बताओ, वॉल्यूम में बताओ, ये सब हमको करना रहेगा। ठीक। तो आइए एक हम इस पे सवाल देखते हैं। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, क्लास वर्क है, दिस इज अ क्लास वर्क। सोल्यूशन भी है, बट मैं चाहूँगा कि पहले आप सोल्यूशन ना देखें। ठीक। मैंने मैग्नीफाई कर दिया है, सिर्फ सवाल को ईमानदारी से खुद से सवाल करने की कोशिश करें। ईमानदारी से खुद से सवाल करने की कोशिश करें, सोल्यूशन अभी नहीं देखें। ठीक। क्या है क्वेश्चन? क्या है? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड रिक्वायर्ड when it reacts with 852 ग्राम P4O10। फॉस्फोरस का मास होता है 31 और ऑक्सीजन का हमको मालूम है 16। तो रिएक्शन ये होगा जब कैल्शियम ऑक्साइड P4O10 के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा। तो देखिए पहले 852 ग्राम्स कैल्शियम का की भी ज़रूरत पड़ेगी, कैल्शियम का 40 होता है। P4O10 का पहले GMM निकालिए, तो 31 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 10, तो ये देखिए ये कितना हो गया? 124 प्लस 160 यानी कि 284। ठीक, 284। तो अब देखिए जब हमें 852 ग्राम दे रखा है P4O10, तो पहले हमने मोल्स निकाल लिए उसके। 852/284 3 मोल है। अब देखिए ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, प्लीज़ घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक, घबराना नहीं है। ठीक, हमने मोल्स निकाले सबसे पहले, मोल निकाले। अब मैं सोल्यूशन भी दिखा दे रहा हूँ, आई होप, उम्मीद कर रहा हूँ नज़र आ रहा होगा पब्लिक को। ये देखिए 1 मोल अगर P4O10 होता, 1 मोल अगर P4O10 होता तो वो 6 मोल से रिएक्ट करता। तो अगर 3 मोल है, 1 मोल 6 से कर रहा है, तो 3 मोल कितने से करेंगे? 3 इंटू 6 यानी 18 मोल से। तो 18 मोल के बराबर आपको कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए। अब कैल्शियम ऑक्साइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है 56, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, तो 18 मोल का इतना हो जाएगा 18 इंटू 56 ग्राम्स। तो जब 18 मोल का मास निकाल लें हम, 18 इंटू 56 करेंगे तो 1008। तो यही हमारा समझ लीजिए कि स्टोइकियोमेट्री है। आइए होमवर्क के क्वेश्चन आ गए हमारे लिए, ये हमें अगले लेक्चर में करने होंगे। ठीक, होमवर्क स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 आयरन क्लोराइड FeCl3 के साथ में रिएक्ट करता है और ये बनाता है सिल्वर क्लोराइड और FeNO3 होल थ्राइस। ठीक, अब एक सोल्यूशन में जिसमें हमने 18 ग्राम AgNO3 ले लिया है, तो उसके मोल्स निकाल लेंगे आप। Ag का, N का, O का मास मालूम है, मोल निकाल लेंगे। ठीक, वो 32.4 ग्राम FeCl3 के साथ रिएक्ट करता है, FeCl3 के भी मोल निकाल लेंगे। FeCl3 के भी हम जो है वो क्या कहते हैं, मोल्स निकाल लेंगे। तो FeCl3 के मोल्स निकाल लेंगे। तो फिर पूछा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ विच रिएक्टेंट रिमेन आफ्टर द रिएक्शन इज ओवर, यानी एक्सेस रिएजेंट का अमाउंट पूछा है इन्होंने, एक्सेस रिएजेंट का अमाउंट पूछा है इन्होंने। तो ये क्वेश्चन भाई देखते हैं, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, Ag का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, आयरन का, क्लोरीन का, इन सब का मास दे रखा है। सवाल दोबारा से देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर है, स्नैपशॉट ले लीजिए और इसको करके देखते हैं भाई कितने लोग मुझे होमवर्क भेज पाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है? तो देखिए आसान सी चीज़ है। ठीक, ये आसान सी ही चीज़ है। ठीक, CO H2O CH3OH ये है।
तो अब ये देखिए कुछ कुछ आसान सी बातें पूछी हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ CO। तो देखिए 1 मोल ऑफ CO के साथ जब 2 मोल H2 के रिएक्ट कर रहे हैं तो 2 मोल के साथ 4 मोल की ज़रूरत होगी, तो 4 मोल्स ऑफ H2 आर नीडेड टू कंज्यूम 2 मोल्स ऑफ CO। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, हाउ मेनी H2 मॉलिक्यूल्स वुड बी नीडेड टू कंज्यूम 2 मोल्स ऑफ CO। ठीक, एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स वुड बी नीडेड। देखिए 2 मोल CO के लिए 4 मोल हमको ये चाहिए, H2 चाहिए, तो 4 मोल का मतलब 4 × Na। तो ये जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतने मॉलिक्यूल्स मुझको चाहिए होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स मुझको चाहिए होंगे किसके, H2 के। अब ये तो मॉलिक्यूल हो गए, उन्होंने मगर एटम पूछे, तो देखिए एक मॉलिक्यूल के को बनाने के लिए कितने एटम चाहिए, आई नीड 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए कितने चाहिए, इसके भी दुगने। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तब इतने एटम्स आए, इतने एटम्स हाइड्रोजन के होंगे तो इतने मोल बनेंगे, तब वो कहीं CO के 2 मोल को कंज्यूम कर पाएंगे। ठीक, फिर हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2 आर रिक्वायर्ड टू कंज्यूम 2 मोल्स ऑफ CO। भाई 2 मोल के लिए 4 मोल चाहिए, और 4 मोल का फिर मास कितना हो जाएगा, 8 ग्राम। तो ये स्टोइकियोमेट्री फुल फ्लो में थी, वो किसी भी फॉर्म में आपसे बातें पूछ सकते हैं, किसी भी फॉर्म में बातें पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये जो है वो क्या कहते हैं कि हमारा वही सॉरी कुछ और यहाँ पर जो है पहले आप होमवर्क देख लीजिए, फिर हम अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ये होमवर्क के क्वेश्चन हैं। ठीक, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोलैरिटी फाइंड करनी है पानी की। पानी की डेंसिटी दे रखी है 1000 kg/m। या मैं आपको आसान वाली बताऊं, डेंसिटी ये ले लीजिएगा पानी की 1 g/ml। तो पानी की 1 लीटर प्योर वाटर की मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो ये हमारा एक होमवर्क है, एक उधर था, एक ये होमवर्क का क्वेश्चन आ गया। एक और ये लिमिटिंग रिएजेंट का होमवर्क का क्वेश्चन है। देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, देखते हैं कितने लोग करके मुझे भेजते हैं, देखते हैं। देखिए मैं सच बता रहा हूँ, सिर्फ 6 या 7 लोग होमवर्क रेगुलरली करके भेज रहे हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली बैड, एक्सट्रीमली अनोइंग फॉर मी एज अ टीचर, दैट इन अ बैच ऑफ प्रॉब्ली 35 to 40 students, only handful of students are serious about doing their homework, which gives a bad reflection। जब मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं सब लोग होमवर्क, भाई क्या होगा, नहीं होगा ना, आधा अधूरा होगा तब भी भेजिए कि सर आपने सवाल दिया था मैं यहीं तक कर पाया, मैं बस इतना ही कर पाया, इसके बाद नहीं कर पाया, उसी को भेजिए, उसी को भेजिए पूरा। पहले तो कोशिश करिए पूरा करने की, अगर नहीं भी हो रहा है तो जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक भेजिए, बट करिए तो। ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, अच्छी हैबिट डालना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो ये हमारा सवाल है। Fe2S3 H2O O2 के साथ में रिएक्ट करके ये बना रहा है, बट 1 मोल Fe2S3 और 2 मोल अगर पानी लिया और 3 मोल O2 लिया तो आइडेंटिफाई करो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, और फिर ये बता दो कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के मोल्स कितने बने। मोल्स पूछा है मैंने, ग्राम पूछा भी नहीं है। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक, एक और क्वेश्चन आ रहा है होमवर्क का हमारा कि 3 मोल H2 और 1.5 मोल O2 के बीच में रिएक्शन हो रहा है और पानी मिल रहा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करें। H2 है, O2 है, दोनों है, कोई भी नहीं है। ठीक, एक ये है, देखिए हमारा सीक्वेंशियल रिएक्शन वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं कि एक प्रोडक्ट बना है, फिर उससे कोई दूसरा बन रहा है प्रोडक्ट, फिर उससे कोई तीसरा बन रहा है। ठीक, ये देखिए इसको, ये क्वेश्चन, ये क्लास वर्क है, दिस इज़ क्लास वर्क, दिस इज़ अ क्लास वर्क क्वेश्चन। पहले सोल्यूशन दिखाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सवाल पढ़ें और करें। मैं ये अभी क्लास में डिस्कस हो रहा है, इम्पॉर्टेंट नई चीज़ आ रही है। ठीक, तो बट मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन पढ़ें और क्लास में रहें। क्वेश्चन क्या है पहले मैं समझा रहा हूँ। देखिए अभी पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, तब खुद से ट्राई करिएगा वीडियो पॉज करके। एक और भी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कुछ बच्चों का जैसे मैसेज आया मेरे पास में
कि वीडियोस देखने के बाद में वो काफ़ी ज़्यादा एग्जर्शन फील कर रहे हैं, एग्जर्शन फील कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आपके घर में लैपटॉप या टैबलेट हो, लैपटॉप या टैबलेट हो, तो बेहतर यही होगा कि आप लैपटॉप में लेक्चर देखें, या डेस्कटॉप भी हो, अगर कंप्यूटर हो डेस्कटॉप उसमें लेक्चर देखें। तो उसमें बड़ा ऑब्वियसली रिजोल्यूशन रहता है, बड़ी पिक्चर रहती है, तो एकदम आपके जो है वो आँखों में एग्जर्शन कम हो जाएगा। क्योंकि मोबाइल में हम यूँ देखते हैं, यूँ 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 देख रहे होते हैं, तो आँखों पे बहुत ज़्यादा हमारी स्ट्रेन पड़ता है। पॉइंट नंबर 1। ठीक, अगर लैपटॉप है और टैबलेट है तो अब इसका मतलब ये नहीं कि जिनके पास में अगर लैपटॉप या टैबलेट नहीं है तो आप फ़ौरन अभी घर पे जाके कहें मम्मी मम्मी सर कह रहे थे कि आईपैड दिला दीजिए। ये नहीं है, ये कहने का मतलब नहीं। अगर है तो, अगर है तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर ये है कि सारी डिवाइस में आजकल, इवन लैपटॉप में भी अगर यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल में भी, ब्लू लाइट फ़िल्टर आता है। जैसे कि मैंने अपनी डिवाइस में ये ब्लू लाइट फ़िल्टर ऑन कर दिया। अभी मैं ऑफ़ कर दूंगा क्योंकि मुझे तो देखिए वीडियो बनाने हैं यहाँ पर। ये ब्लू लाइट फ़िल्टर अगर हम ऑन कर देते हैं तो उससे कुछ हार्मफुल रेज जो हमारी आइज़ के लिए हार्मफुल हैं वो एटलीस्ट फ़िल्टर आउट हो जाती हैं। तो ये ब्लू लाइट फ़िल्टर जो है, ठीक, इसको हम जो है जब ऑफ़ कर देते हैं और या ऑन कर देते हैं तो आँखों में उतना स्ट्रेन नहीं पड़ता है। बेस्ट तो देखिए यही है कि आप लैपटॉप पे लेक्चर देखें। मैं खुद कई बार, जैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, कई बार जो है वो क्या कहते हैं, मैं वीडियो मेरे इसलिए भी लेट आते हैं कि जब मैं ये प्रोड्यूस कर रहा होता हूँ, जब ये मैं लिख रहा होता हूँ, तो वो लिख 3-3 घंटे सिर्फ मैं लेक्चर नोट डाउन कर रहा होता हूँ, ये सब नोट्स बना रहा होता हूँ, ये लिख रहे होते हैं। और क्योंकि आप ही का नहीं होता, लाइक देर आर अदर बैचेस लाइंड अप जिनके वीडियो वगैरह बनाने होते हैं, तो लिखते लिखते पहले मेरी आंखों में दर्द हो जाता है। तब अब जो है वो मैं सोचता हूँ कि पहले थोड़ा नॉर्मल वे में आ जाऊँ, तब तक कुछ और काम कर ले रहा हूँ, कुछ डाउट्स वाउट बता दे रहा हूँ। काम तो हम हमेशा ही करते रहते हैं, खाली नहीं बैठते हैं। अराउंड 12 से 13 घंटे दिन में सिर्फ काम रहता है अपना। तो इसलिए भी लेट हो जाते हैं। कई बार जैसे मैं लेक्चर बना रहा होता हूँ तो मतलब आँखों में स्ट्रेन पड़ रहा होता है तो मेरी आँखें पूरी खुली हुई नहीं होती हैं। ये दूसरा, कंप्यूटर आईवीआर आते हैं। आपके आपके ग्लासेस नहीं लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। जिनके लगे हुए हैं ग्लासेस, ऑफ कोर्स उनको तो चश्मा पहनना पड़ेगा, बट अगर नहीं है तो कंप्यूटर आईवीआर अलग से चीज़ आते हैं कि जब आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या फिर कुछ भी टैबलेट यूज़ कर रहे हो तो उनको आप लगा दें आँखों में। अभी लॉकडाउन की वजह से मैं ऑर्डर नहीं कर पाया हूँ। अब धीरे धीरे रिलैक्सेशन हो रहा है तो या तो मैं बाहर से ही जाके परचेज़ कर लूँगा, मिल जाएगा यहाँ पर तो ठीक है, नहीं तो फिर लेंसकार्ट वगैरह से ऑनलाइन ऑर्डर करना रहेगा। वो भी अभी डिलीवरी नहीं हो रही है तो हमें भी उसकी ज़रूरत रहेगी, वरना इतना जब आप दिन में 10-10 घंटे अगर सिस्टम के सामने हैं तो आंखें और कमज़ोर होने के चांसेस हैं। बीच बीच में थोड़ा ब्रेक ले लें आँखों के लिए, और मतलब एक प्रॉपर हेल्दी रूटीन फॉलो करना ज़रूरी है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब हेल्थ में ऑफ कोर्स आइज़ भी आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर अच्छी हेल्थ नहीं रहेगी तो हम पढ़ाई भी ज़्यादा जम के नहीं कर पाएंगे, और ये 2 साल हम अपने सही से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। मैं कई सारे अपने दोस्तों के ऐसे जानता हूँ जो कि बहुत इंटेलिजेंट थे मगर वो 11th-12th में उतने सीरियस नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? ज़्यादातर लोग तो डिग्रेस हो जाते हैं, मतलब कि ठीक है पढ़ाई में उस दौरान ध्यान नहीं रहा, हेल्थ इश्यूज़ किसी के साथ में हो गए तो वो भी नहीं काम कर पाएंगे। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप बच्चे नहीं रह गए, 11th क्लास में आ गए, बड़े हो गए आप लोग, तो खुद को आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो एनीवेज़, ये हम सवाल देख लेते हैं कि NH3 फॉर्म हो रहा है, जैसे पहला रिएक्शन हो रहा है उससे ये फॉर्म हो रहा है, इसकी 50% यील्ड है, यानी कि जितना बनना चाहिए उससे आधा ही बन पा रहा है। जितना भी बन रहा है फिर वो N2 से रिएक्ट कर रहा है,
और वो ये कंपाउंड और ये साथ में दे रहा है, इसकी 100% यील्ड है। यानी जितना CaCl2 था N2 डाला गया और उसने पूरा पूरा ईमानदारी से बना दिया। फिर तीसरा CaCN2 में पानी डाला गया और वो NH3 बना रहा है, जितना बनना चाहिए था उससे आधा बन रहा है, 50% यील्ड बन रही है। तो ये सवाल अगर आपको समझ में आओ, सोल्यूशन अभी क्लास के बाद ही मिलेगा। तो आपसे पूछा गया है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम नीडेड टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। 2 मोल अमोनिया के प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ कितने मोल्स कैल्शियम लेनी पड़ेगी। टिक टॉक, ओह सॉरी, टिकटॉक तो बैन हो गया, कैरी मिनाटी ने मना कर दिया। ओके कोई बात नहीं भाई, आइए हम इसका सल्यूशन देखते हैं। ये देखिए, मैं मान लेता हूं कि मैंने कैल्शियम के X मोल्स लिए थे, कार्बन ढेर सारा है, कैल्शियम ही लिमिटिंग रिएजेंट था, तो यहाँ CaCO2 के भी बैलेंस्ड इक्वेशन दे गया, ये X मोल बनने चाहिए थे, मगर उपज कितनी है, केवल 50%। तो बनेंगे कितने, X/2 मोल्स। भाई एक मोल बनाता, मगर यील्ड 50% है तो एक मोल आधा मोल ही बना पाएगा, यानी एक्स मोल बनाते हैं, यील्ड 50% है तो X/2 मोल्स बनेंगे। मोल्स की बात हो रही है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, एक मोल, ये एक मोल बनाता तो X/2 मोल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ तो यील्ड पूरी 100% है, 100% एफिशिएंसी है। फिर CaCN2 मेरे X/2 मोल हो गए। ये पानी तो खूब सारा है, कोई दिक्कत नहीं, इनके एक मोल इनके 2 मोल बनाते, बहुत ध्यान से देखिए, इसका एक मोल इसके 2 मोल बनाता, तो X/2 मोल यहाँ कितने बनाते, X मोल बनाते, X/2 का दुगना, बट यील्ड 50% है तो ये कितने बनाएंगे, X/2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, ये वे वाला क्रिटिकल स्टेप है, एक मोल 2 मोल बनाते, बट यील्ड क्योंकि 50% है तो आधी है, तो एक मोल एक ही मोल बनाएगा, क्योंकि यील्ड ही आधी है, यानी X/2 ही मोल बनाएंगे। अब वो X/2 जो है वो 2 मोल्स के बराबर होना चाहिए, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि 2 मोल अमोनिया चाहिए हमको, तो 2 के बराबर होना चाहिए, तो X कितना हो जाएगा, 4 मोल्स। यानी कि अगर 4 मोल आप कैल्शियम लेंगे, तो देखिए मैं पूरे सवाल को दोबारा समझा रहा हूँ, अगर आप 4 मोल कैल्शियम लेंगे तो वो यहाँ 2 मोल बनाएगा, फिर इसके 2 मोल यहाँ 2 मोल बनाएंगे, फिर इसके 2 मोल, यहाँ 4 बनाते हैं मगर 50% यील्ड है तो यहाँ 2 मोल बनाएंगे, तो आंसर यहाँ 4 होगा। द आंसर वुड बी 4 मोल्स ऑफ कैल्शियम शुड बी टेकन, 4 मोल्स, आंसर इज 4 मोल्स। अब ये एक NCERT का क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा और टफ सवाल। NCERT के सारे ही बड़े क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं। अब हमने भाई कोचिंग में एडमिशन ले लिया और बहुत हाई फाई, और हम बोल रहे हो हमारे सर पढ़ा रहे हैं और ऐसा पढ़ा रहे हैं वैसा पढ़ा रहे हैं वो, बट हम फंडामेंटल बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहे, हम बेसिक चीज़ों पे NCERT किताब पे ध्यान ही नहीं दे रहे। हम तो हवाओं में उड़ रहे हैं कि हमने बंसल में एडमिशन ले लिया है, ये कर लिया वो कर लिया, तीर मार दिया है, तीर चला दिया है, ये सब इन सब से काम नहीं चलेगा, ठीक। बंसल भी उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाएगी जो लोग घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। हाँ, अगर जो घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए अनडाउटेडली अलीगढ़ में बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है बंसल क्लासेस। मेरी तो यही कोशिश रहती है कि भाई हमारे लेक्चर और भी अलीगढ़ नहीं, उसके बाहर के लोगों के हिसाब से भी अच्छे बने, क्योंकि आई वॉज लाइक बिफोर ज्वाइनिंग हेयर आई वॉज इन दिल्ली NCR, ग्रेटर नोएडा में था मैं, तो वहाँ पे तो और भी बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है दिल्ली NCR में, तो मैं हमेशा उसको ही मैच कराने की कोशिश करता हूँ कि क्या मेरे लेक्चर्स इतने अच्छे होंगे, कोई वहाँ का बच्चा भी देखे तो उसको फ़ायदा हो, उसको एडवांटेज हो, तो हमारा एग्जैक्टिंग स्टैंडर्ड रहता है। अब उसी को बनाने के चक्कर में लेक्चर जब प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए, अब उसमें टाइम लगता चला जाता है। तो एक लेक्चर का प्री प्रोडक्शन कई बार 3-4 घंटे तक आपके हो जाता है। जैसे ये वाला आपका लेक्चर था, मैं सुबह से ही इसमें लग गया था, सुबह अराउंड 10:30-11 बजे से, कि हो भाई 4:15 पे रिलीज़ होना है, कर देंगे। बट अब वो काम ही ऐसा चलता चला जा रहा है कि
4 बजे तक तो सिर्फ फॉर्मुलेशन ही चल रही थी, फिर बीच में टेस्ट पेपर कोई बनाने को आ गया, कुछ डाउट्स वाउट्स आ गए और ये हो, तो अब फिर भी आपके वो टलता चला गया, फिर उसमें कुछ और एडिशन कर दें, कुछ ये कर दें, वैसा कर दें। बट एनीवेज ये सारी बातें तो देखिए, ये एफर्ट तो एक हमारी साइड का है। आपको फ़ायदा तभी पहुंचेगा जब आप मेहनत करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इस चीज़ को आप एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी हर बच्चा समझ ले यहाँ पर। वो ये है कि अगर कभी काम मुझे कोई करना हो और मैं उस काम को नहीं करूँ समय रहते, टाइम के रहते, और वो काम धीरे धीरे इकट्ठा होता चला जाए, वो काम इकट्ठा होता चला जाए, तो फिर वो बहुत जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर मेरी आधी हिम्मत वैसे ही टूट जाती है, वैसे ही टूट जाती। मान लीजिए कि मुझे ये था कि भाई आज मुझे 10 सवाल करने थे, हमने नहीं किए। फिर कल मुझे फिर और 10 क्वेश्चन करने को मिल गए, हमने नहीं किया, अरे कर लेंगे यार, अब ये देख लेंगे बाद में, मूड नहीं हो रहा। परसों और 10 क्वेश्चन मिल गए, नहीं किए। ऐसे ही करते करते अगर 7 दिन में मेरे पास में 70 सवाल हो गए करने को, तो फिर 8वें दिन तो वो मुझे इतना ज़्यादा होमवर्क लगने लगेगा कि मेरा मन ही नहीं करेगा पढ़ाई करने का, दिल ही नहीं करेगा मेरा पढ़ने का, कि अरे इतना काम है कौन कर पाएगा भाई। बट अगर वही मैं रोज़ के रोज़ करता चलता, थोड़ी थोड़ी मेहनत करते चलता, अपने मूड स्विंग को अवॉइड करते हुए अपनी पढ़ाई करता चलता, तो शायद मुझे मेरा इतना बैकलॉग नहीं इकट्ठा होता और मैं काम कर सकता होता, अपना मैं काम कर लेता। तो मैं इसीलिए आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ बैकलॉग ना इकट्ठा होने दें, पढ़ाई करते रहें। एनीवेज डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये एनसीईआरटी का एक बड़ा फेमस और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको करते हैं। एक वेल्डिंग फ्यूल की गैस है और वो हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ें हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक नहीं स्टार्ट करी, माई फेवरेट पोर्शन, ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें पढ़ेंगे क्योंकि जब कार्बन और हाइड्रोजन है तो सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं उसमें, हाइड्रोकार्बन कहलाएगी। उसका जनरल फार्मूला हम ऐसे मान लेते हैं CXHY, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कितने एटम कार्बन के हैं, कितने एटम हाइड्रोजन के हैं। बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन, यानी कंबशन रिएक्शन करा रहे हैं, तो उससे हमको CO2 की प्राप्ति हो रही है और हमको वाटर की प्राप्ति हो रही है, नो अदर प्रोडक्ट्स। उन्होंने लिख दिया है, बैलेंस नहीं करी है मैंने इक्वेशन, कोई ज़रूरत भी नहीं है, बिना उसके काम करने की कोशिश करेंगे कि जब हमने उस वेल्डिंग फ्यूल गैस को, हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन में जलाया तो हमको 2 प्रोडक्ट मिले, CO2 मिले और वाटर मिला। ठीक, CO2 कितना मिला? 3.38 ग्राम्स, और वाटर कितना मिला? 6.9 ग्राम्स। तो आइए CO2 के मोल्स हम देखें कितने होंगे, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास 0.076 मोल्स ऑफ CO2। ठीक, इतना मिला। अब मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि अगर एक मॉलिक्यूल CO2 का है तो उसमें एक एटम कार्बन का होगा। ठीक, अगर एक टफ चीज़ बता रहा हूँ, देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत टफ है, बहुत ध्यान से सुनना है। एक मॉलिक्यूल CO2 का है तो इसमें एक एटम कार्बन का होगा। तो अगर 1 डज़न CO2 के मॉलिक्यूल होंगे तो 1 डज़न एटम उसमें कार्बन के होंगे, या 1 मोल CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे तो 1 मोल उसमें कार्बन होगा। यानी 0.076 मोल्स अगर CO2 के होंगे तो 0.076 मोल्स उसमें क्या होगा? कार्बन होगा। बहुत अच्छी बात है, 0.076 मोल्स कार्बन होगा। ठीक, तो ऑल द कार्बन इन CO2 कम्स फ्रॉम कंपाउंड CXHY। भाई कार्बन यहाँ मैं अपने घर से नहीं लेकर आऊँ, यहाँ जितना भी कार्बन आया है वो कहाँ से आया है? यहाँ से आया है। तो यानी जो कार्बन के जितने मोल्स यहाँ पर हैं, कार्बन के जितने मोल CO2 में हैं, यानी 0.076 मोल्स, वो ओरिजिनली यहाँ पे होंगे, वो यहाँ CXHY इस वाले कंपाउंड से आए होंगे। तो यही हम कहना चाह रहे हैं, ऑल द कार्बन इन CO2 कम्स फ्रॉम कंपाउंड CXHY। देयरफॉर मोल्स ऑफ कार्बन उस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में भी कितने होंगे? 0.076 मोल्स। क्योंकि और कहाँ से आएगा भाई कार्बन, और कहाँ से आएगा? ठीक, अब ऐसे ही आइए देखिए,
पानी के मोल निकाले, पानी का उन्होंने दे रखा है कितना पानी बना, कितना पानी बना ये उन्होंने दे रखा है सवाल ही में, 0.69 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर इज H2O। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए हम देखें मोल्स ऑफ वाटर, पानी के मोल्स कितने मैंने, 0.69 अपॉन 18 यानी 0.038 मोल्स। बहुत ध्यान से देखते जाइए। एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, यानी एक वाटर में 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ठीक, एक डजन वाटर मॉलिक्यूल में 2 डजन हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। एक मोल वाटर में 2 मोल हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। एक मोल एटम में 2 मोल हाइड्रोजन के एटम होंगे। तो इतने मोल्स अगर पानी के बने तो हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम उसके दुगने होंगे, 2 इंटू मोल्स ऑफ वाटर। जब 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.076 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, उसके दुगने हाइड्रोजन बनेंगे, 0.076 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। All the hydrogen in water comes from the compound CH। और कहाँ से आएगा भाई, और कहाँ से आएगा, CXHY O2 के साथ में रिएक्ट करके CO2H2, और हाइड्रोजन मैं अपने घर से लाऊंगा यार। घर में तो नहीं है मेरे हाइड्रोजन, घर में नहीं है, तो ये यहीं से तो आएगा हाइड्रोजन। तो यानी ज़रूर 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 कंपाउंड में हाइड्रोजन के मोल्स कितने रहे होंगे, 0.076। अब मोल्स ऑफ कार्बन अपॉन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर हम निकालें कंपाउंड में तो उनका रेशियो 1:1 आ रहा है। अब रेशियो ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, यही तो क्या हुआ करता था, एम्पेरिकल फॉर्मूला याद करिए, मोल्स ऑफ कार्बन अपॉन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशियो, उसी को हम क्या कहते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला। तो रेशियो 1:1 है, यानी एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो गया, CH। एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो गया, CH। एम्पेरिकल फार्मूला इज CH। अब यहाँ हम और कुछ और बातें देखते हैं। ये देखिए सवाल में कुछ और डेटा भी गिवन है, कुछ और NCERT का क्वेश्चन है भाई, कोई मामूली बात थोड़ी है, कुछ और डेटा भी गिवन है। वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर STP है, बट उसे 22.4 लेना है, ये गलती इन्होंने भी कर दी है। ठीक, 10 लीटर STP पे उसके मोल्स निकाल लेंगे और उसका वजन दे रखा है 11.6 ग्राम्स, 11.6 ग्राम्स। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम एट NTP इन लीटर, देखिए वो STP था बट मैं NTP ले रहा हूँ क्योंकि 22.4 लूँगा मैं। ठीक, इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो वॉल्यूम उन्होंने दे रखी है 10 लीटर्स, और यानी 10 लीटर के डिब्बे में रखना पड़ा NTP कंडीशन क्रिएट करने के लिए, और यहाँ 22.4 लीटर है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। और नंबर ऑफ मोल्स और कैसे निकलेंगे, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ जब कैलकुलेशन करेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 26। अब n की वैल्यू निकालना, वो n क्या होता था, जैसे ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला हो गया, n जो कॉमन लिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 26 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। जब एम्पेरिकल फार्मूला CH है तो एम्पेरिकल फार्मूला मास 13 होगा। तो ये फिर n की वैल्यू क्या हो गई, 2। यानी जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो क्या हो गया, C2H2। और हमारी गैस कौन सी हो गई जो वेल्डिंग फ्यूल गैस कौन सी हो गई, इथाइन। C2H2 गैस कौन सी हो गई, इथाइन। जी हाँ, द गैस इज इथाइन। तो एक बहुत ही टफ क्वेश्चन NCERT का यहाँ हमने देखा, वेरी वेरी टफ क्वेश्चन, और ये सोचिए एग्ज़ाम में आ जाता है और बहुत सारे लोग इसको कर नहीं पाते। इस पे बेस्ड वो और भी बहुत ही क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोबारा से देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा, जो डाउट्स हो पूछिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई वुड रेट। किताब का सवाल है भाई, ये अपने घर से नहीं लाया हूँ, NCERT का क्वेश्चन है। ठीक, फिर ये इसके बाद भी 2 क्वेश्चंस हैं, वो हमारे लिए उतने डिफ़िकल्ट नहीं है, और वो हमारे लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं, लाइक दिस होमवर्क फॉर अस
and this is also homework for us. So these two are homework questions for us. 1.35 1.36 देखते हैं भाई कितने लोग करके मुझको भेजेंगे. आई एम वेटिंग. Calcium carbonate reacts with HCl to form this. What mass of CaCO3 is required to react completely with 25 ml? अरे molarity into volume, मोल निकल आएंगे, आराम से हो जाएगा. फिर ऐसी 1.36 भी करने की कोशिश करिएगा. 1.36 भी करने की कोशिश करिएगा. तो ये हमारा जो है वो क्या कहते हैं कि इस चैप्टर में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. इनफैक्ट काफ़ी हद तक ये चैप्टर हमने कंप्लीट भी कर लिया है और आगे भी हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने की, बेस्ट इन क्लास कंटेंट देने की हमारी कोशिश रहेगी पर्सनल लेवल पर, चाहे उसके लिए हमें कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े. ठीक, अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं पोकीमैन खेल के. प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POAC, पोक पोक पोक, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन. ठीक, ये क्या है? बहुत ही सिंपल सी, ये कोई कंसेप्ट नहीं है. लाइक इट इज़ बेसिकली अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक. तो उसको कोई देख के बहुत ऐसी हाई फाई चीज़ नहीं है ये. इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक. कॉमन सेंस है और कुछ नहीं. प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक. ठीक, आइए इस पे ज़रा हम डिस्कशन करते हैं. देखिए ये कह क्या रहा है, बहुत सिंपल सी बात है कि पहले इधर देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट ने कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और CO2 बनाया. मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट ख़त्म हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन गया. तो कैल्शियम कार्बोनेट में जितने भी ऑक्सीजन के एटम थे, यहाँ 3 एटम थे, तो एक एटम यहाँ पर आ गया, 2 एटम यहाँ हो गया. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम्स उसमें क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं. वो रीडिस्ट्रीब्यूट ज़रूर हो जाएंगे कि भाई यहाँ पर वो ऑक्सीजन जो है वो कैल्शियम कार्बन के साथ था, यहाँ एक कैल्शियम के साथ चला गया, बाकी 2 कार्बन के साथ चले गए. दे कैन रीडिस्ट्रीब्यूट बट वो डिस्ट्रॉय नहीं होते. अगर इधर 10 थे तो इधर भी कुल मिला के कितने रहेंगे, 10. और कहाँ चले जाएंगे भाई, और कहाँ चले जाएंगे? अगर इधर 10 थे और गायब हो गए वो, तो वो 10 इधर ही तो आएंगे ना. और कहाँ भाई, आप ऐसे सोचिए कि आप अपने घर से निकले स्कूल के लिए, तो अगर घर में नहीं है तो फिर आप स्कूल में ही तो होंगे ना, और कहाँ होंगे? गायब तो हो नहीं जाएंगे कहीं, किडनैप तो कोई नहीं करेगा आपको. तो यहाँ पर भी यही है कि एटम कंजर्व रहते हैं. इस प्रक्रिया को आइए हम समझते हैं. Atom of any element are conserved throughout the reaction provided all reactant has converted into product. एटम कंजर्व रहते हैं किसी भी रिएक्शन में. यही बेसिस है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का. तो एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट आर कंजर्व थ्रू आउट द रिएक्शन प्रोवाइडेड ऑल द रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स. जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर CaCO3 CaO CO2 बना रहा है. चलिए मैं साफ कर दूं पहले इसको. ठीक, CaCO3 CaO और CO2 बना रहा है. तो ऑल द ऑक्सीजन एटम फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट हैज गॉन इनटू आइदर CaO और CO2. इन दोनों जगह में से कहीं ना कहीं होगा. तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CO2. ये देखिए, मान लेते हूँ मैं कि CaCO3 मेरे पास में P ग्राम्स था, P ग्राम्स. तो अब जो है वो क्या कहते हैं कि मैं यहाँ, और इसने मैंने हीट किया तो ये तो ख़त्म हो गया. एक तो ये Q ग्राम मुझको क्या मिल गया, कैल्शियम ऑक्साइड, और R ग्राम मुझको क्या मिल गया, CO2. तो अब इफ़ आई अप्लाई POAC ऑन ऑक्सीजन एटम, If I apply principle of atomic conservation on oxygen atom, तो देखिए P ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो मोल्स कितने होंगे, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी P अपॉन 100. ये तो मोल्स हो गए इनटू Na.
Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, कि इतने पी ग्राम में कितने मॉलिक्यूल थे। हर मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे 3। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन के एटम्स रिएक्टेंट साइड में CaCO3 में। अब आइए इधर क्या मिला मुझको, Q ग्राम CO, तो उसके मोल्स कितने होंगे, Q अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी Q अपॉन 56। ये तो क्या होगा मोल्स, इनटू Na, ये क्या होगा मॉलिक्यूल्स, इनटू 1, क्योंकि हर CO में एक ऑक्सीजन का एटम है। तो ये यहाँ पर मिल गया ऑक्सीजन के एटम CO2। आइए देखते हैं, R ग्राम CO2 मिला, तो R अपॉन GMM यानी R अपॉन 44, ये क्या होगा मोल्स हो गए, इनटू Na, ये क्या होगा मॉलिक्यूल्स हो गए, इनटू 2। 2 से मल्टीप्लिकेशन क्यों हुआ, 2 से मल्टीप्लिकेशन इसलिए हुआ कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम थे ऑक्सीजन के, तो इतने मॉलिक्यूल में इनटू 2। तो ये देखिए Na तो आप समझाने के लिए था, मोल्स से मोल्स का भी वो कर सकते हैं, तो Na तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक, फायदा क्या है पोक का, फायदा क्या है, पोक करने का फायदा क्या है, पोक करने का फायदा क्या है। ठीक, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग POAC मेथड ओवर स्टोकियोमेट्री, स्टोकियोमेट्री में बैलेंस होनी चाहिए थी मगर यहाँ बैलेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, और कई बार कंप्लीट रिएक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये देखिए एक आइए होमवर्क करते हैं, सॉरी होमवर्क नहीं है ये क्लास वर्क है, मैं ही करूँगा इस सवाल को, बस आपको देखना है, बट अभी आंसर स्क्रीन के नीचे है। ए पे POAC अगर लगाएं आप, ए एटम पे POAC लगाएं, इसके N1 मोल्स थे, A2B3 के N2 मोल्स मिल रहे हैं और A3C के N3 मोल्स मिल रहे हैं। तो इफ इन कंजर्व फाइंड रिलेशन बिटवीन A B and C, यानी वो XYZ में रिलेशन आपको फाइंड करना है। N1 N2 N3 मोल्स मिल रहे हैं, अप्लाई POAC। क्वेश्चन ये है, ट्राई करिए सोल्यूशन देखने से पहले, अप्लाई POAC ऑन A एटम। देखिए वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए, उसके बाद बाकी का वीडियो देखिएगा। ठीक, अब देखिए ए के N1 मोल्स मिले हैं, तो N1 इनटू Na, ये तो क्या होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके। ठीक, हर मॉलिक्यूल में कितने ए हैं, XA, तो इधर मैं X से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक, तो ये क्या होगा, ए के एटम्स रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट में देखें तो N2 इनटू Na, ये क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स इसके, मॉलिक्यूल्स इसके, मोल्स तो N2 थे, मॉलिक्यूल हर मॉलिक्यूल में 2 A हैं तो इनटू 2, और प्लस फिर N3 इनटू Na, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, और हर मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो इनटू 3। तो ये आप देखिए कि ये हमारी इक्वेशन आ गई, N1 इंटू Na इंटू एक्स। अब यहाँ Na तो बस ऐसा ही था, वो कैंसिल हो गया, तो फिर हमारा रिलेशन क्या हो गया, N1 इंटू एक्स इज इक्वल टू N2 इंटू 2 प्लस N3 इंटू 3, ये रिलेशन हो गया हमारा। तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आफ्टर, उससे भी वही रिलेशन आ गया, तो ये POAC है, POAC। आइए अब एक दमदार सवाल POAC का हमारे लिए आ रहा है। ठीक, ये ऑब्वियसली अच्छा क्वेश्चन तो मैं क्लास में नहीं करूँगा, होमवर्क रहेगा आपके लिए। 13.8 ग्राम K2CO3 है। ठीक, उसको हम ऐसे ट्रीट कर रहे हैं बाय अ सीरीज ऑफ रिएक्शन कि वो कई सारे रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करके, जो रिएक्शन भी नहीं मालूम, बट आखिरकार वो एक राक्षस को जन्म दे रहा है। राक्षस राक्षस राक्षस, K2ZN3 FeCN6 होल ट्वाइस, जी हाँ राक्षस। बट ये कह दिया जा रहा है कि कार्बन
का जो मास है वो कंजर्व है, यानी इसमें जितना भी कार्बन आ रहा है वो सबके सब कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। बाकी और हम रिएजेंट ऐड करें बट कार्बन का इकलौता सोर्स है, मानी मतलब यहाँ पर अगर 10 कार्बन के एटम थे तो यहाँ पर भी कितने होंगे, 10 एटम होंगे। बाय द वे यहाँ पर कार्बन के कितने, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है कार्बन के, 12, क्योंकि CN6 है, C इज कार्बन एन इज नाइट्रोजन, CN6 है और फिर ये डिब्बे के बाहर भी 2 लिखा हुआ है, यानी 12 एटम है। तो अगर ये सारी बातें आपको पता है तो कंप्यूट द मास ऑफ राक्षस, इस राक्षस का K2Zn3FeCN6 होल ट्वाइस, इस राक्षस के कितने ग्राम बनेंगे वो आपको बताना है। अगर मैं 13.8 ग्राम मैंने K2CO3 लिया हुआ होगा, ये सवाल वो कर सकता है जो कि अप्लाई करेगा POAC ऑन कार्बन एटम। GMM निकालने के लिए आपको पोटेशियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, जिंक का, आयरन का, नाइट्रोजन का, इन सब का मास दिया हुआ है, ठीक, ताकि आप GMM निकाल सकें। ओके, हमारे 1 घंटे पूरे हो गए, बट थोड़ी देर में कुछ और में भी डिस्कस यहाँ पर कर सकता हूँ से। एक्शन ऑफ हीट ऑन सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, ये आर्टिकल हमारा आ रहा है, एक्शन ऑफ हीट ऑन सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड। देखिए ये देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सब क्या कहलाते हैं, एल्कली मेटल्स। ये हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी पढ़कर आ रहे हैं और यहाँ पर तो खैर 11 में तो पढ़ना ही होगा। दे आर कलेक्टिवली नोन एज एल्कली मेटल्स। अभी देखिए एल्कली मेटल कार्बोनेट्स CO3 2-, एल्कली मेटल देखिए क्रॉस कनेक्शन, एल्कली मेटल पे चार्ज +1 का रहता है और कार्बोनेट पे चार्ज क्या रहता है, -2। तो फिर जब इनका क्रॉस कनेक्शन होगा, क्रॉस कनेक्शन, तो फॉर्मूला ये इधर और ये इधर, तो फॉर्मूला क्या बनकर आएगा, एल्कली मेटल कार्बोनेट का M2CO3, ठीक। तो एल्कली मेटल कार्बोनेट M2CO3 दे आर थर्मली स्टेबल, थर्मली स्टेबल यानी उनको हीट करने पे कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। दे डू नॉट गिव थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑन हीटिंग, तो यानी आप Na2CO3 को हीट करेंगे कुछ नहीं होगा, K2CO3 को हीट करेंगे कुछ नहीं होगा, रुबीडियम कार्बोनेट को हीट करेंगे कुछ नहीं होगा, सीजियम कार्बोनेट को हीट करेंगे कुछ नहीं होगा। बस यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, किसका, लिथियम का, कि लिथियम कार्बोनेट ऑल्दो एल्कली मेटल कार्बोनेट है बट अगर वो हीट करने पे Li2O देगा और CO2 गैस, ये गैस तो ये बन के उड़ जाएगी और जो वहाँ सॉलिड की फॉर्म में बचा रह जाएगा वो क्या कहलाता है, रेसिड्यू। रेसिड्यू यानी जो चीज़ बची रह गई, और ये एरो जो बनाया हुआ है इसका मतलब वो गैस बन के वो उड़ गई और रेसिड्यू बचा रह गया। अब एल्कली मेटल की जो बाई कार्बोनेट है HCO3- को हम क्या बोलते हैं, बाई कार्बोनेट। ये देखिए एल्कली मेटल तो M+ है और बाई कार्बोनेट ये HCO3- है, तो क्रॉस करेक्शन जब होगा तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा, MHCO3। घबराना नहीं है, ये हमारा 10th क्लास में हम पढ़कर आ रहे हैं। भूल न जाना, भूल न जाना हो, अभी तो पास भी नहीं करी भाई 10th, अभी तो पास भी नहीं करी, रिजल्ट भी नहीं आया, क्या पता क्या हो जाए, क्या पता मेरे रिजल्ट को कोरोना हो जाए, कुछ पता नहीं, तो इसलिए अभी तो भूलना ही नहीं है। ये बेकिंग सोडा है, NaHCO3 बेकिंग सोडा है। इसको जब आप हीट करते हैं तो देखिए सोडियम बाई कार्बोनेट बेकिंग सोडा को जब आप हीट करते हैं तो Na2CO3 बनता है, H2O थोड़ा सा नमी आती है और CO2, वही हमारे जो खाने के आइटम होते हैं उनको थोड़ा फ्लफ़ी बना देता है, सॉफ्ट बना देता है बेकिंग सोडा। तो आपके इसीलिए हम उसको बेकरी के प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। तो एनीवेज एल्कली मेटल बाइकार्बोनेट्स दे आर थर्मली अनस्टेबल और उनको हीट करने पे वो CO2 और H2O भी लिक्विड बनता है, बट वो भी इतना ज़्यादा हीट करना पड़ता है कि वो भी फिर भाप बन के उड़ ही जाता है। और रेसिड्यू जो हमारे जो सिर्फ बची रह जाती है चीज़, रेसिड्यू जो चीज़ बची रह जाती है वो सिर्फ Na2CO3 है। तो एल्कली मेटल बाइकार्बोनेट्स आर थर्मली अनस्टेबल एंड डीकम्पोज ऑन हीटिंग।
unstable and they decompose on heating. जनरल रिएक्शन लिखूँ मैं तो ये अल्कली मेटल बाइकार्बोनेट हैं, ये अल्कली मेटल कार्बोनेट देंगी जो कि फिर और तो हीट होती नहीं और H2O देंगी और CO2 देंगी। सिर्फ ये बचा रह जाएगा रेसिड्यू, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। अब अल्कली मेटल जो सल्फेट्स हैं वो थर्मली स्टेबल होती हैं, उनका कोई हीट करने पे कोई किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होता है। ठीक। अल्कली मेटल नाइट्रेट्स वो भी थर्मली अनस्टेबल होती हैं। देखिए घबराना नहीं है, सब 9th क्लास में पढ़ा हुआ था, और अगर नहीं भी पढ़ा हुआ था तो कोई बात नहीं। NO3 माइनस सब यहाँ पे तो सब दोबारा आएगा। NO3 माइनस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। तो अल्कली मेटल M प्लस है, NO3 माइनस है, क्रॉस कनेक्शन बैठेगा, क्रॉस कनेक्शन तो MnO3, तो क्या हो जाएगी? अल्कली मेटल नाइट्रेट। अल्कली मेटल नाइट्रेट भी थर्मली अनस्टेबल होती हैं, जब हम इनको हीट करते हैं तो ये अल्कली मेटल नाइट्राइड बनाती हैं और O2 गैस। तो NO2 माइनस को हम नाइट्राइट कहते हैं, NO2 माइनस को हम नाइट्राइट कहते हैं, नाइट्राइट कहते हैं। तो इसीलिए ये NaNO2 प्लस O2 है। बहुत अच्छी बात है, NaNO2 O2। तो ये O2 तो गैस बन के निकल गई, एंड दिस इज़ अवर रेसिड्यू। ये क्या है? हमारा रेसिड्यू। ये हमारे लिए रेसिड्यू है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो ये जनरल रिएक्शन है अल्कली मेटल नाइट्रेट का, अल्कली मेटल नाइट्राइट और O2 गैस निकल गई। लिथियम का यहीं पर एक्सेप्शन है कि लिथियम नाइट्रेट जो है वो नाइट्राइट नहीं देता बल्कि ऑक्साइड देता है, Li2O और NO2 और O2। तो ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट। याद रखने की मैं टेक्निक बता रहा हूँ कि उसको बैलेंस कैसे करना है। ये देखिए, ये मैं बता रहा हूँ कि उसको बैलेंस करके कैसे लिखना है। ये है LiNO3, ठीक है। आप इसको सिर्फ ये बनाइए Li2O, NO2 और O2। अभी देखिए एक लिथियम और यहाँ 2 लिथियम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 लिथियम 2 लिथियम। अब 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन टोटल कितने? 6, 3 2 6। तो एक ऑक्सीजन यहाँ, 2 2 4 और इधर हाफ O2 इधर। अब हाफ O2 अच्छा नहीं लगता तो ओवरऑल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। बट एनीवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट अल्कली मेटल नाइट्रेट्स डिकम्पोज करने पे ये देते हैं। ऐसी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं ये आपके हीट करने पे ये देते हैं CaO और CO2, ये निकल जाएगा। फिर ये कार्बोनेट भी जो हीट करने पे, ये जनरल लिखा हुआ है, ये CO2 रिलीज कर देते हैं। दिस इज आवर रेसिड्यू। ठीक। अब ये देखिए ग्रीन विट्रियोल वाला रिएक्शन है ये हमारी 10th क्लास की बुक में भी है कि इसको जब हम हीट करेंगे ग्रीन विट्रियोल को तो Fe2O3 मिलेगा और यही हमारा रेसिड्यू होगा। बाकी सब लोग तो उड़ जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक। लेड नाइट्रेट, इट बर्न्स विद अ क्रैकिंग साउंड। फुलझड़ी के ऊपर इसकी लेयर रहती है, तब उसको जलाते हैं तो हम एक अजीब सी आवाज़ आती है। इट बर्न विद अ क्रैकिंग साउंड। लेड नाइट्रेट को हीट करने पे लेड ऑक्साइड बनता है, NO2 O2, ये लोग तो गैस बन के निकल जाते हैं और ये क्या रह जाता है? हमारा रेसिड्यू। देखिए सिल्वर के बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सिल्वर नाइट्रेट को हीट करने पे सिल्वर ऑक्साइड नहीं मिलती बल्कि सिल्वर मिलता है और NO2 मिलता है और O2 मिलता है। ऐसी सिल्वर कार्बोनेट को हीट करने पे सिल्वर ऑक्साइड नहीं मिलती, सिल्वर मिलता है और CO2 मिलता है और O2 मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं यहाँ पर। ये सारे थर्मल डिकम्पोजिशन आपको कॉपी में नोट डाउन करने। आई विल बी चेकिंग द नोटबुक आफ्टर द लॉकडाउन गेट्स ओवर ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। हर स्टूडेंट को अपना काम कंप्लीट करके यहाँ रखना होगा। अगर नहीं करेंगे आप, काम कंप्लीट नहीं करेंगे तो दोबारा से वो टास्क दिया जाएगा कि जाइए काम कंप्लीट कीजिए लेक्चर देख के। इससे बेहतर है कि काम कंप्लीट कर ही लें। क्वेश्चन ये रहेगा, देखिए रेसिड्यू ऑब्टेन्ड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ 2.76 ग्राम ऑफ Ag2O3 वेग्स हाउ मेनी ग्राम। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा जेईई एग्जाम में, नीट एग्जाम में, अदरवाइज। तो ये देखिए ये हमारा Ag2, ये पूछ रहे हैं सवाल क्या है, Ag2CO3 को हीट करने पे जो चीज़ बची रह जा रही है वो कितने ग्राम मिल रही है। तो भैया ये सवाल तो वो कर पाएगा ना जैसे उसका हीटिंग रिएक्शन पता होगा। जिसे हीटिंग रिएक्शन ही नहीं पता वो सवाल ही नहीं कर पाएगा। तो Ag2CO3 को हीट करने पे ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है। ये तो
गैस बन के निकल गए। रेसिड्यू बचे रह जाने वाली चीज़, वो तो केवल Ag है। तब 2.76 ग्राम में Ag का तो एटॉमिक मास 108 होता है, तो पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, कितने हो गए 0.01 मोल्स, 0.01 मोल्स Ag2CO3। ठीक, तब देखिए 1 मोल 2 मोल दे रहा है, तो 0.01 मोल 0.02 मोल्स देंगे Ag के, वही मेरा रेसिड्यू है। तो मास ऑफ 0.02 मोल्स कितना हो जाएगा 2.16 ग्राम्स। अब इसी पे बेस्ड हमारा ये मान लीजिए लास्ट क्वेश्चन है। रात के 12 बज गए, रात के 12 बज गए, देखिए टाइम रात के 12 बजे, खतरा 12 बजे रात के, ऐसा सवाल। देखते हैं कौन ये सवाल मुझको भेज पाता है। A mixture of FeO and Fe3O4 when heated in air to a constant weight gains 5% of its weight. ठीक, find composition of the initial mixture. Fe और Fe3O4 को जब हीट किया जाता है तो मास घटता नहीं है, बढ़ जाता है। ठीक, थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ कि FeO तो ऐसा ही है, Fe3O4 बेसिकली FeO और Fe2O3 का मिक्सचर है। ठीक, इनिशियल मास आप 100 ग्राम मान लेंगे तो FeO x ग्राम हो जाएगा, तो Fe3O4 100 माइनस x ग्राम हो जाएगा। FeO बाहर की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके Fe2O3 बनाता है। Fe3O4 में भी कुछ FeO है, वो